हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए न्यू कोरियन ड्रामा 2 से 3 एपिसोड्स का लेकर आई हूँ। जो स्टोरी कोई और नहीं होने वाली, बल्कि जो हमने लास्ट टाइम कोरियन ड्रामा नो गेन नो लव एंड किया है उसी की स्टोरी है। बट आगे से ऐसा समझ ले कि कोई स्पेशल पार्ट है। बट यहाँ पर बस स्टोरी नामियन और बॉक्यो की दिखाई जाएगी। अब ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें नामियन दिखाई जाती है, जिसके ऊपर ब्लड ही ब्लड होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड दोग्यम को देख रही होती है, जो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और इसने हाथ में नाइफ भी पकड़ी हुई थी। और इसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं था बल्कि इसके बॉस का सेक्रेटरी था। उसने हाथ में वॉच भी पहनी हुई थी। अब ये उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही होती है और उसको देखते देखते इसने ये भी सोच लिया था कि आज तो तुम नहीं बचोगे, तुम्हें तो मैं मार दूंगी। जैसे उसको मारने के लिए उसकी तरफ भाग रही होती है, वैसे पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि नाइफ को छोड़ दो। अब ये उनके कहने की वजह से नाइफ को छोड़ देती है। अब नामियन जो यहाँ पर सियोयुन सो होती है, वो पुलिस स्टेशन में बस रोए जा रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड के चीट करने की भी सारी स्टोरी उन्हें बता रही होती है। यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर वुमेन भी उसकी स्टोरी से थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो और भी बताने लगती है कि उसने वॉच में उस लड़की से मिलते के टाइम मेरी वाली पहनी हुई थी जो मैंने उसे दी थी। यहाँ तक कि वहाँ की रिजर्वेशन मैं करवाती रही, पर मुझे वहाँ की रिजर्वेशन ना मिल पाई और वो उसी जगह पे बैठकर खाना खा रहा था, वो भी हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी पर। वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? दोगिन, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने नाइफ के पकड़ी हुई थी और उसके ऊपर ब्लड कहाँ से आया हुआ था? तो वो बताती है कि वो कोई रियल ब्लड नहीं था बल्कि बीट जूस था। अब उसे तो उसका बोला समझ नहीं आता, तो वो वापिस से बताने लगती है कि वो बीट था। अब साथ में जो दूसरा पुलिस वाला खड़ा होता है वो तो उसके बीट वाले वर्ड से बीट बजाने लग जाता है मुंह से। अब वो लड़की भी उसे देखने लगती है और सियोंगयोन भी उसे देखने लग जाती है कि इसे क्या हो गया। तो कहने लगता है कि तुमने बीट बोला तो मुझे लगा कि तुम्हें बीट सुनना है। तो वह कहती है कि मैं ये वाली बीट की बात नहीं कर रही थी, बीट जो फ्रूट होता है मैं उसकी बात कर रही थी। तो उसकी ये बात सुनकर वो कहती है कि अगर तुम उसका भी जूस लगा कर आई थी तो रोने के टाइम पर उसे क्यों काट रही थी? तो वो बताती है कि मैं असल में सॉसेज बनाती हूँ जो मुझे अब खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, यहाँ तक कि मैं उसका टेस्ट भी भूल चुकी हूँ। ऐसा मुझे अपने बॉस के लिए करना पड़ता है जो बिल्कुल पागल है और हर टाइम मुझे यही कहता रहता है कि वापिस से बनाओ, वापिस से बनाओ, वापिस से बनाओ। कई 1000 बार मैं उसके लिए बना चुकी और अब की बार भी मैं सॉसेज बनाने के लिए ये चीज काटी थी। तो वह कहती है कि कौन से सॉसेज में इस चीज का यूज होता है? तो वह कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं कितनी तरह के न्यू टेस्ट बना चुकी हूँ पर उसे कोई भी टेस्ट पसंद नहीं आता और मेरे बॉयफ्रेंड को अभी कटलेट सॉसेज पसंद है और एक सन ऑफ इट जो मेरा बॉस है उसे तो बिल्कुल भी मेरी बनाई हुई चीज पसंद नहीं आती। टूट कर वापस रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो पुलिस वाला लड़का भी कहने लगता है कि ये तो लगता है बिल्कुल टूट चुकी है, हमें ना इसे छोड़ देना चाहिए। और वैसे ही हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये कंपनी में होती है और इसका सॉसेज कैफेटेरिया में पड़ा होता है जो सबके खाने के लिए होता है। अब सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन सा सॉसेज है और ये भी एक डिश लेकर आ रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड दोंगयोंग की तरफ ही उस ट्रॉली को भेज देती है और वो भी से पूछने लगता है कि ये क्या है। तो वो सारा खाना उसके ऊपर फेंक देती है। ये सब देखकर बाकी सब कहने लगते हैं कि ये क्या पागल हो गई है, इसको क्या हो गया है? पर रियल में ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। तो उसके ऊपर कोई भी खाना वगैरह नहीं फेंका था, बल्कि उससे कहती है कि मैं खाने को लेकर बॉस के तुमसे बात करना चाहती हूँ, सेक्रेटरी की। तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम रास्ते में जाते हुए बात कर लेते हैं। ये सुनकर उसके साथ ही लिफ्ट में आ जाती है और लिफ्ट में आकर कोई बात करती इससे पहले वो बात कर देता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो वो कहती है कि क्या? तो वो कहता है कि मैंने बोला कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्या तुमने सुना नहीं? तो कहती है कि मैं भी यही बात करने वाली थी और ये उसी लड़की की वजह से ऐसा कर रहे हो ना जिसके लिए तुमने रिजर्वेशन करवाई थी और उसी के साथ हमारी एनिवर्सरी वाले दिन बैठकर खा रहे थे। और मैं मानती हूँ कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी होती इसलिए टाइम नहीं दे पाती, पर ये बात तो नहीं कि तुम मुझे चीट करो। तो वह कहता है कि इंसान तब चीट करता है जब वो सामने वाले इंसान से बोर हो जाता है, फिर वो अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए किसी और लड़की को ढूंढता है और मैं तुमसे बोर हो चुका था इसलिए मैंने तुम्हें चीट किया और ये कोई चीट नहीं है बल्कि तुम ही मुझे खुश नहीं रख पाई। इस तरह की बात वो कर रहा होता है और वैसे ही हर इंसान तुमसे बोर हो जाता है, जैसे कि बॉस तुम्हारे खाने से भी बोर हो गए हैं। इससे तो इसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसने अपनी बातों को एंड कर दिया। तो कहता है कि बस मैंने इतनी बात करनी थी, सब कुछ ओवर हो गया है। अब ऐसे लिफ्ट का डोर भी ओपन हो जाता है तो इसे चुप करके लिफ्ट से जाना पड़ता और फिर बाद में आकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। वैसे पास में उसके एक लड़का आकर बैठा होता है जो कोई और नहीं होता बल्कि हमारा नो गेन नो लव वाला सेक्रेटरी याओ होता है। बट यहाँ पर इसका नेम कुछ और होता है और वो नेम अभी हमें बताया नहीं गया। और ये उसकी आवाज सुनकर उसे देखने लग जाती है जो वो ड्रिंक को बार बार ना कर रहा होता, कह रहा होता है कि वापिस से बनाओ, वापिस से बनाओ, जैसे इसे कहा जा रहा होता था कि सॉसेज वापिस से बनाओ। अभी से ये आवाज सुनकर और ये बात सुनकर सेम टू सेम ऐसी फीलिंग्स आ रही होती जैसे कि ये इसका बॉस हो, क्योंकि उसने अपने बॉस को नहीं देखा था, उसे पता नहीं था कि उसका बॉस दिखने में कैसा है, बस वो इसी तरह बैठकर अंदाजा लगा रही होती है। अब हम इसका पहले वाला नेम ही लेंगे, सेक्रेटरी याओ। जो लास्ट ड्रिंक करता है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं देता और ना ही कोई बात करता, चुप करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये भी जब बाहर से बाहर आती है तो इसको कहने लगती है कि ओ बार बार वाले मेरी बात सुनो। तो उसकी आवाज सुनकर पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया? तो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। पर वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो वह कहती है कि क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम मुझे जानते हो या नहीं जानते? बस मैं तुमसे यही बोलूंगी कि जो इंसान तुम्हें जो भी चीज देता उसको चुप करके खा या पी लिया करो, उसमें कुछ भी ऐसे बचपन की याद ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें वो बचपन वाला टेस्ट मिलेगा जो तुम ढूंढना चाहते हो। मैं तो सॉसेज को टेस्ट भी नहीं कर पाती फ्लेवर ढूंढने के चक्रों में, वो भी अपने मनहूस बॉस की वजह से, जिसे फिर भी मेरी चीज पसंद नहीं आती। अगर वो ना होता तो मैं अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती थी, पर देखो मैं तो अच्छी गर्लफ्रेंड भी ना बन पाई और तुम्हें भी ना कुछ खाने के लिए कुछ और ढूंढना होगा। बचपन की चीज नेचुरली नहीं मिलती
रहती तो कहने लगता है कि जो चीज मुझे अच्छी लग जाए और जिस लड़की से मुझे प्यार हो जाए मैं कभी भी उससे बोर नहीं होता। अब ऐसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब इसकी आंखें खुलती है तो इसे पता लगता है कि वो तो उसी बार वाले लड़के के साथ सोई हुई थी और उठने के बाद उसकी शक्ल देखकर उसको सारा सीन याद आता है कि किस तरह दोनों यहाँ तक पहुंचे। और सेक्रेटरी हो तो इससे ये भी बोल रहा था कि मैं ड्रंक लड़की को कभी भी अपने लिए यूज नहीं करता। तो वह कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं कर लेती हूँ। ये कहकर उसको बेड पर फेंकती और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और स्टोरी को भी इसने खुद स्टार्ट किया था। अब पछतारी होती है कि उसने ये क्या कर दिया। वहाँ से चुप करके उठ जाती है। अब सेक्रेटरी हो जब उसके जाने के बाद उठता है तो देखता है कि वो तो नहीं है, पर वो अपना कार्ड यहीं पर छोड़कर चली गई थी, जिससे पता लगता है कि वो कंपनी में न्यूट्रिशनिस्ट है। और फिर से ये कंपनी में वापस आकर अपने काम पर लग जाती है और सोर्सेज बनाने का सोच होती है, सर पकड़ कर बैठी होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर वैसे इसका सोर्सेज रिजेक्ट होकर वापस आ जाता और उस पर अब की बार अगेन नहीं लिखा होता, बट लिखा होता है कि मेरे ऑफिस में आओ। अब इसे आने लगता है कि मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया जा रहा है, वो भी कि आम से एम्प्लॉय को सीईओ खुद अपने ऑफिस में बुला रहा है। पर खैर फिर भी ये सीईओ के ऑफिस तक तो पहुंच जाती है। वहाँ पर सबसे पहले इसे एंटर होते साथ ही सेक्रेटरी का टेबल नजर आता है जिस पर सेक्रेटरी किम डोंग यूंग नेम लिखा होता है। देखकर कहने लगती है कि ये कहाँ पर चला गया। पर फिर सीईओ के ऑफिस में जाती है जहाँ पर सीईओ दूसरी तरफ फेस करके बैठा हुआ था। जैसे इसकी तरफ फेस करता वो कोई और नहीं होता बल्कि वही सेक्रेटरी यहाँ होता है। और यहाँ पर सीईओ का नेम कांग हाजुन लिखा हुआ था। और इसे जिस चीज का शक पहले पड़ रहा था कि ये उसका बॉस हो सकता है और सच में ये उसका बॉस था और उसी के साथ इसने नाइट भी स्पेंड कर ली थी। अब ये तो बहुत ही ज्यादा शौक में होती, यहाँ तक कि पहचानने से भी इनकार कर देती। तो वो कहने लगता है कि अच्छा कल तो बोल रही थी कि ऐसा समझो कि ये आज की वर्कशॉप है और आज तो पहचानने से भी इनकार कर रही हो, ये तो गलत बात है ना। वैसे बोरिंग था। तो कहती कि क्या तुमने क्या बोला। तो उसका कार्ड उसे वापस करते हुए कहता है कि मैं ये कह रहा था कि तुम इसकी वजह से फायर भी हो सकती हो। तो कहने लगते है कि अगर तुम मुझे फायर करे हो तो उससे पहले कुछ मेरी बातें भी सुन लो। खड़ूस इंसान वो चीज खा लिया करो जो इंसान तुम्हारे लिए बना कर है, उसी शिट को खाया करो। और साथ में उसे बस्टर भी कहती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 2 लाख वॉन दिए थे ना, अब उसमें से 1,80,000 वॉन मुझे वापस कर दो क्योंकि तुम बस 20,000 वॉन ही डिजर्व करते हो, तुम्हारी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर तो हाजुन हंसने लग जाता है, पर ये वैसे ही काम पर आई होती क्योंकि अभी तक इसे फाइल नहीं किया गया होता और वहाँ पर लोगों की बातों को सुन रही होती है। वैसे ही हाजुन भी वहाँ पर आ जाता है जो अपने सेक्रेटरी के साथ आता है, सेक्रेटरी किम के साथ। और सेक्रेटरी किम आकर बताता है कि मिस्टर कांग आज से यहीं पर ब्रेकफास्ट किया करेंगे एम्प्लॉइज के साथ। अब इसी तरह रोज मिस्टर कांग हाजुन आने लग गए थे और इसे पहले से पता होता था कि सेक्रेटरी ने आगे क्या लाइन बोलनी है। आगे है तो ये भी उसका बॉयफ्रेंड था जो उसके सामने खड़ा हुआ था, पर एक दिन तो बोल ही देती है कि आज सॉसेज नहीं मिलेगा। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, सॉसेज नहीं मिलेगा तो तुम तो देखने को मिलोगी ना। अब खाने के वेट में जाकर बैठ जाते और ये भी दोनों के सामने लाकर खाना रखती है, पर काफी गुस्से में मिस्टर कांग के सामने खाना रखती है। तो ये भी उसे कहने लगता है कि तुम काम पर काफी डिफरेंट लग रही हो मिस सोयुन। अब ये सुनकर सेक्रेटरी किम कहता है कि आप सोयुन को कैसे जानते हो। तो वह कहता है कि मैंने एक दिन इनकी वर्कशॉप लिया, बस इसी वजह से मैं इन्हें जानता हूँ। वो भी आंखें फाड़ फाड़ इसे देख रही होती और ये भी देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हाजुन भी उसे एक काम बोल देता है कि मैं अपना फोन शायद मैं अपने ऑफिस में छोड़ आया हूँ, तो क्या तुम जाकर लेकर आ सकते हो। तो ये सुनकर वो लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद सोयुन उसे कहने लगती है कि तुम मुझे फायर तो करने वाले हो, पर उससे पहले मैं यही कोशिश करूंगी कि तुम यहाँ के खाने से बीमार हो जाओ और थक भी जाओ, क्योंकि मैं रोज के रोज सेम एक्जैक्ट यही वाला खाना बनाऊंगी और तुम यही खाते रहोगे। तो ये भी उसे बोलता है कि मैं कभी भी उस चीज से बोर नहीं होता जिससे मुझे प्यार हो जाए, चाहे वो लड़की हो या खाना हो। ये सब उन्हें करते हुए सेक्रेटरी किम भी देख रहा होता है और वैसे दिखा जाता है कि दोनों किचन में पहुंचे हुए थे और दोनों का रोमांस चल रहा होता है, बट सोयुन उनसे बार बार रोक रही होती है, यहाँ तक कि उसे किस भी करने नहीं दे रही होती। और फिर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर खाने के साथ तो नहीं खेलती, पर दूसरी चीजों के साथ जरूर खेल लेती है। ये कहकर खुद ही उसे किस करने लगती है और यही पिक उनकी एनिमे में बन जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि असल में ये तो नामियुन का नॉवल स्पाइस ऑफ आवर लव था जिसे वो लिख रही थी। और हुई सियोंग उसके नॉवल को पढ़ी होती है, उसके कमेंट्स पर भी खुश हो रही होती है कि तुम्हारा नॉवल तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर जा रहा है, बहुत अच्छे से ये ग्रो भी कर रहा है। तो नामियुन उसे पूछने लगती है कि हुई सियोंग तुम अचानक से कमेंट्स को क्यों पढ़ने लगी हो। तो कहती है कि ये ट्रेंडिंग पर जा रहा है तो इसके फैंस भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कमेंट्स को पढ़ लेना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये आकर हुई सियोंग को बताती है कि जिसने मेरे बारे में हेट कमेंट लिखे थे मैंने उसके खिलाफ सू कर दिया है। और ये उस टाइम की बात हो रही है जब बॉक्यू के ऊपर इसने सू किया था और बॉक्यू से इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ था। और ये वापस से अपने नॉवल को लिखने के लिए बैठ जाती है, बैठकर खाई जा रही होती है, नॉवल लिखी जा रही होती है। जब भी भूख लग रही होती है बस खाई जा रही होती है और लिखी जा रही होती है नॉवल बैठकर। अब इसने काफी ज्यादा स्टोरी तो लिख ली थी, थक कर नीचे आती है। तो नीचे आने पर इसे पता लगता है कि लेटर ऑफ अपॉलॉजी बॉक्यू की तरफ से आया हुआ है। अब ये उस अपॉलॉजी लेटर को देखने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि जब ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकली होती तो इसका सामना बॉक्यू से हो जाता है। बॉक्यू को देखते इसे गुस्सा आ जाता और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी से भी अपॉलॉजी लेटर लिखवा कर मुझे दे दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी जो भी बातें लेटर में लिखी हुई है वो सब मैं करने को तैयार हूँ। तो वह कहती है कि ना मुझे तुम्हारी सेटलमेंट चाहिए और ना ही तुम्हारा ये लेटर चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी हेट्स कमेंट्स की वजह से माफ नहीं करूंगी। तो वह कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वो बोल देती है कि तुम मर जाओ। ये सुनकर तो बॉक्यू उसे देखने लग जाता है कि क्या मतलब मर जाओ। तो कहती है कि तुमने जो कमेंट्स वगैरह लिखे हैं वो हर रोज मुझे मारते हैं, इससे ज्यादा क्या मारेंगे। यहाँ तक कि उसकी अपॉलॉजी वाले पेपर्स भी उसी के ऊपर फेंक
कर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये पेपर्स को जब कलेक्ट कर रहा होता है तो वही सेम एक्सीडेंट इसका होने वाला होता है, जिसकी वजह से नामियों तो देखकर बेहोशी हो जाती है। और जब इसे होश आता है तो एक डॉक्टर से चेक कर रहा होता है और बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ लास्ट टाइम पर मिस्टर कांग को ही देखा गया है। अब मिस्टर कांग का नाम सुनकर कहने लगते है कि मुझे लगता है कि आप मेरे नॉवल के फैन हो, इसी वजह से आप मिस्टर कांग से काफी ऑब्सेस्ड हो जो बॉक्यू को कांग कह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं कोई फैन नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर ओ। पर उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई हो, जब होश में आ जाओगी तब तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या हो क्या नहीं। ये कहकर डायरेक्टर तो वहाँ से चले जाते। जब इसे ठीक से होश आती है तो ये खुद को देख रही होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे बस ये तो पता था कि वो हॉस्पिटल में है, पर इतने ज्यादा वीआईपी हॉस्पिटल में ये नहीं पता था। और जब मिरर में खुद को देखती है तब तो उसकी ओर जान निकलती है, क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो चुके थे, जबकि उसके बाल तो छोटे छोटे से थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ है और कितने टाइम से वो हॉस्पिटल में है जो उसके बाल इतने ज्यादा लंबे हो चुके हैं। अब अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है कि मेरा मोबाइल का अलमारी ओपन करने पर उसे अपना कोड नजर आता है, जिसके अंदर उसे कार्ड भी मिलता है, जिस कार्ड के ऊपर इसकी पिक होती है और इसका नेम सियोन लिखा हुआ था। अब ये देखकर तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए कोड में वापिस से कार्ड को डाल देती है और जब मोबाइल निकालती है तो उसी की पिक लगी हुई थी वॉलपेपर पर। अब फिंगरप्रिंट लगाते हुए डरी होती है कि कहीं अगर मोबाइल अनलॉक हो गया तो यकीन हो जाएगा कि वो कौन सी दुनिया में आ गई है। और जैसे मोबाइल अनलॉक होता है वैसे ही ये वहीं पर गिर जाती है। और जो भी नर्सें बाहर से गुजर रही होती है वो ऑनलाइन किसी न्यूज के बारे में बात कर रही होती है कि ऑनलाइन चल रहा है कि इसने किस तरह अपनी ही कंपनी के सीईओ को सीड्यूस किया है, तभी तो इतने वीआईपी रूम में आकर बैठी हुई है। अब वो दोनों तो ये बात करके गुजर जाती है। उनके जाने के बाद ये भी वहाँ से बस भागने का सोचती है। अब जब हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है तो उसका सामना बॉक्यू से हो जाता है, मीन्स अपने हेटर से हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो भागकर इसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, ये क्या कर रही हो। डायरेक्टर ओ ने बोला है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो ये उससे पूछते है कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं ही हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब इसे थोड़ी तसल्ली हो जाती है, पर भी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी वजह से पास आउट हुई थी। तो वह कहता है कि हाँ कह सकते हैं कि मेरी वजह से हुई हो। इससे और भी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो कहने लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, पर मैंने सभी न्यूज को इंटरनेट से हटा दिया, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस सोयून ये अपना नाम सुनकर वापस से पूछते है कि तुमने क्या बोला। तो वह कहता है कि मिस सोयून बोला। इसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता और फिर उसे यही होता है कि क्या मैं अपनी नॉवल में आ चुकी हूँ, वो भी स्पाइस अप आवर लव में। अब ऐसे पीछे से डायरेक्टर आता है जो आकर इसे मिस्टर कांग हांजुन कहकर बुलाता है। ये सुनते वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है, पूछने लगती है क्या तुम कांग हांजुन हो। तो वह कहता है कि हाँ। फिर उस सीन को याद करने लगती है जब सेक्रेटरी याओ वाले हाजुन ने बोला था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे कभी भी बोर नहीं होता। वो असल में उसने नहीं बोला था, बल्कि हाजुन ने बोला था। वो ये वाला बॉक्यू हाजुन था, मीन्स नॉवल में जो हाजुन था वो बॉक्यू था, ना कि उसने जो इमेजिन सेक्रेटरी यू किया हुआ था वो तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी तक ये नहीं पता था कि असल में सेक्रेटरी यू कौन था। और जो भी सीनों से सेक्रेटरी यू के साथ किए थे वो सब उसे याद आ रहे होते, जिसमें अब कांग हाजुन आ चुका था। वो तो ये सब सोच सोच कर ही पागल हो रही होती है। अब कांग हाजुन के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है और 33 इयर्स का है और सीईओ है जीबी इलेक्ट्रिक कंपनी का। अब ये तो अपना सर पकड़ कर उसे देख रही होती है और चीखें मारी होती है और ये उसके लिए परेशान हो रहा होता है कि मिस सोयून आपको क्या हो रहा है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। आप लोगों को अगर ये पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।